गरीब वर्सेस अमीर की जिंदगी। पानी। खुशवंतपुर नाम के गांव में लोगों के पीने के लिए पानी नहीं था। उन्हें पीने का पानी लाना हो तो 8 किलोमीटर पैदल जाकर लाना पड़ता था। गांव में नई आई बहू कोमल से उसकी सास अवंती देवी। कोमल बेटे, ये गांव तुम्हारे गांव जैसा नहीं है। अगर हमें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और कोई भी काम के लिए पानी की जरूरत हो तो हमें 8 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है। तुम्हें अपने सिर पर कम से कम 6 घड़े पानी भरकर लाने की आदत होनी चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? माँ जी, ऐसे मुझे पानी भर के लाने की आदत नहीं है। हमारे गांव में हमारे घर में ही कुआं है, इसीलिए मुझे यूँ घड़े भरकर पानी लाने की आदत नहीं है। अब इतनी दूर पैदल जाकर पानी लाने के बजाय सब अपने अपने घर में कुआं खोद सकते हैं ना माँ जी? अरे बेटा, वो सब करके देख लिया। हर घर में कुआं खोदने की कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन कुआं खोदना कोई मजाक तो है नहीं। उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि घर में बहुत सारे गड्ढे तो बन गए, पर एक बूंद पानी भी नहीं निकला। और जो पैसे बर्बाद हुए वो अलग। ये क्या माँ जी, किसी एक के भी घर में पानी नहीं निकला? क्यों नहीं निकला? वो जो साहूकार रतन लाल है ना, उसके घर में पानी निकला। सारे गाँव में उस अकेले के घर में ही कुआं है। तो फिर क्या, सब उसके घर जाकर उसके कुएं से पानी ले सकते हैं ना? अब इतनी दूर पैदल जाने की तकलीफ से तो बचेंगे। मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, जरा ध्यान से सुनो बहू। उस रतनलाल की पत्नी सोमाली देवी बहुत घमंडी है। उसे पैसों का अक्कड़ है। वो किसी को भी पानी भरने नहीं देती। हम सब गांव वाले रतनलाल जी के पास गए और पानी भरने की बात तो की, बस फिर क्या, सोमाली देवी ने कुएं का मुंह ढक दिया और उसे ताला लगा दिया। फिर उसमें एक पंप लगाया और वो अकेले ही उसमें से पानी भरते हैं। दूसरे गांव वालों को पानी भरने नहीं देते। तो ठीक है, हम सब रतनलाल जी के पास जाएंगे और उनसे विनती करेंगे और उनके नल से ही पानी भर लेंगे। अरे बेटा, वो कोशिश भी हमने की। वो बेचारा जोरू का गुलाम है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। यूं लोगों के दबाव में आकर उसने जबान तो दे दी कि पानी भर लो, लेकिन जब गांव वाले उसके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सोमाली देवी रतनलाल से झगड़ा कर रही है। तब चुपचाप सारे गाँव वाले वापस लौट गए। अरे बेचारे, गांव वालों के लिए पति पत्नी में झगड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ माँ जी? अरे होना क्या था बेटा, वो कहने लगी, देखो तुम गांव वालों को तो जुबान दे देते हो, इसी वजह से बिना पानी के घर के सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, कहकर चिल्लाने लगी। और बेचारा रतनलाल चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। बेचारा इस शर्म से कि वो गांव वालों को दी हुई जुबान को निभा नहीं पाया, उसने खाना पीना बंद कर दिया। तब सोमाली देवी समझ नहीं पाई कि वो क्या करे और उसे कैसे खाने के लिए मजबूर करे। तब वो लाचार होकर गांव वालों को पानी भरने की अनुमति दी, लेकिन साथ साथ उसने एक शर्त भी रखा। वो शर्त ये था कि पहले वो अपने पेड़ पौधों को पानी देगी, उसके बाद ही लोगों को पानी भरने की अनुमति देगी। चलो ठीक है, आखिरकार पानी भरने के लिए मान तो गई। चलिए माँ जी, उन पेड़ पौधों को पानी देने के बाद हम भी पानी भरकर ले आते हैं। अरे बेटे, तुम्हें कितने बार समझाया, फिर भी तुम समझ नहीं रही हो कि वो सोमाली देवी क्या नाटक कर रही है। चलो तुम खुद ही अपनी आँखों से देख लो। कहकर 4 घड़े लेकर अपनी बहू के साथ सोमाली देवी के घर गई। वहां जाकर देखा कि इन्हीं की तरह बहुत सारे लोग घड़े में पानी भरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उन सबको देखकर कोमल, ये क्या माँ जी, इतने सारे लोग पानी भरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो है कि बड़े फुर्सत से पेड़ पौधों को पानी दे रही है और वो पानी यूं ही बह रहा है। क्यों नहीं बहुरानी, तुम्हें हमारा गांव बिल्कुल अजीब लग रहा है ना? वो सोमाली देवी जब तक अपने पेड़ पौधों को पानी ना दे, हमें पानी नहीं भरने देगी। यूं प्रतीक्षा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये क्या लता आंटी, 4 पौधों को पानी देने के लिए 10 मिनट से ज्यादा तो लगेंगे नहीं। और वो औरत है कि फोन पर किसी के साथ यूं ही गप्पे लड़ा रही है और पानी यूं ही वेस्ट हो रहा है। और यहाँ लोग हैं कि उस पानी के लिए बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। उस औरत का दिल नहीं मानता। अरे तुम नहीं जानती बहुरानी, वो बहुत अजीब टाइप की औरत है। वैसे ये भी नहीं पता कि वो सचमुच फोन पे बात कर रही है या सिर्फ फोन पे बात करने का नाटक कर रही है। वो अपने पेड़ पौधों को पानी देने का नाटक करते हुए सारा पानी वेस्ट करती है। रुकिए, मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। कहकर
सीधा वो सोमाली देवी के पास गई। हाय आंटी, आप कैसी हैं? आपका फोन बहुत बढ़िया है। कौन सा ब्रांड है आंटी? अरे वाह, इस गांव में इतना महंगा फोन इस्तेमाल करने वाले भी हैं। ये सुनकर सोमाली देवी फूलने लगी। हाँ, अच्छा, तुम वो अवंती देवी की बहू हो ना? अरे तुम पढ़ी लिखी हो ना, इसीलिए इस फोन की कीमत जानती हो। वैसे इस गांव में सब अनपढ़ गंवार हैं। वो इस फोन की कीमत और बड़े बड़े लोगों से बात करने का अंदाज तक नहीं जानते। जी आंटी, मैंने सुना है कि आप इस गांव की बहुत बड़ी हस्ती हैं और आपका बड़प्पन यहीं पर नहीं रुकना चाहिए आंटी जी। आपको तो राजनीति में जाना चाहिए। राजनीति में? मैं? अरे ये लोग मेरा विश्वास क्यों करेंगे और ये लोग अपने वोट मुझे क्यों देंगे? अरे कोई खास बात नहीं है आंटी, इस गांव में पानी नहीं है ना, तो अगर आप इन्हें पानी भरने देंगी तो ये लोग अपने वोट जरूर आपको देंगे। ये क्या? उन्हें पानी देने से मुझे क्या फायदा होगा? अरे उन्हें पानी मुफ्त में ना दो आंटी, यहाँ हम दो फायदे करेंगे। आप कहिए कि यहाँ पर सबके लिए पानी फ्री है। उनसे कहिए कि अगर पानी भरना हो तो पहले पेड़ पौधों को पानी भरना होगा। वो पहले पौधों को पानी भरेंगे, फिर खुद पानी लेंगे। कुछ लोगों से घर का काम कराइए, कुछ लोगों से खाना बनवाएंगे, कुछ लोगों से कपड़े धुलवाएंगे। यूँ आपके घर का सारा काम उन सबसे कराएंगे, फिर उन्हें पानी भरने देंगे। आपके घर का सारा काम मुफ्त में हो जाएगा और उनको पानी भी मिल जाएगा। तब आप वैसे ही मशहूर हो जाएंगे। अरे भाई, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोमल बेटी तुम क्या काम करोगी? अरे वाह, इसने तो बहुत जल्दी पकड़ लिया। अरे आंटी, मेरा क्या, मैं तो आपकी राजनीति में सलाहकार बनकर रहूंगी। आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया आइडियाज दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है कोमल बेटे। मैं बहुत जल्द राजनीति में खूब आगे बढ़ूंगी। प्यारे गांव वालों, कल से आप मेरे घर में पानी एकदम मुफ्त में भर लीजिए। ये सुनकर लोग खुशी से पानी भरने लगे। सब ने कोमल को धन्यवाद कहा। मनी जेसीबी। अयोध्या नाम के गांव में बजरंगी नाम का एक जेसीबी का ड्राइवर था। वो अपने जेसीबी को कॉन्ट्रैक्ट पर देता था। उसी गांव में दीपाली और जगन नाम के दो भाई बहन रहते थे। एक दिन घर पर दीपाली जगन से, भैया तुम्हारे जीजाजी अब तक घर नहीं लौटे, एक बार फोन करना। अरे दीदी, जीजाजी कोई सैर करने थोड़ी गए हैं। वो चोरी के इल्जाम में जेल में 5 साल की सजा काट रहे हैं। अब जेल में उनके पास फोन कहाँ होगा? पता नहीं क्या चोरी का माल हाथ नहीं लगा, पर 5 साल जेल में सड़ रहे हैं। वो कोई हमारे जैसों का पैसा थोड़ी है, किसी मिनिस्टर का पैसा है। वो मिनिस्टर अपना काला धन, सोना, जेवरात सब एक कंटेनर में भरकर विदेश भेज रहा था और हमारे जीजाजी ने उसे गायब कर दिया। 5 साल से पुलिस घर घर की तलाशी ले रही है, पर फिर भी उन्हें वो माल नहीं मिला। अब वो मिनिस्टर नहीं रहा तो जीजाजी जेल से छूट रहे हैं। जेल से छूटने के बाद वो मिनिस्टर आकर तुम्हारा जीजाजी को तंग नहीं करेगा ना? अरे वो आकर क्या कर लेगा, हमारे जीजाजी कोई कम थोड़ी है, वो सारा माल बाहर निकालेंगे। तभी जगन के जीजाजी बच्चन वहाँ पहुँचा। क्यों साले साहब जेल नहीं आए? पता तो था कि मैं आज छूट रहा हूँ। अरे कहाँ से आते जीजाजी, तुम्हारे इस चोरी की वजह से हर महीने हमें एक नया घर बदलना पड़ता है। हर 3 महीने मुझे पकड़ते और कहीं ले जाकर खूब पिटाई करते। यही मेरा हाल है जीजाजी। क्यों दीपाली, तुम्हें भी मारा इन लोगों ने? अरे मुझे कैसे पकड़ लेते? जैसे तुम पकड़े गए तो मैं सीधा उस मिनिस्टर घर पर जाकर काम में लग गई, इसीलिए वो मिनिस्टर मुझे पकड़ नहीं पाया। पर वो हर रोज तुम्हारे ही चर्चा करते थे। उसने तुम्हें मार डालने के लिए बहुत सारे लोगों को खूब सारे पैसे दिए हैं। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार निकली। अगर तुम्हारी जितनी अकल मुझे होती तो मैं आज इस देश का मिनिस्टर होता। चलो ये सब तो ठीक है। अरे जगन, कोई ऐसा जेसीबी वाले को बुलाओ जिस पर हम विश्वास कर सकें। उस सोने के कंटेनर को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अगले दिन जगन बजरंगी को बच्चन के पास ले आया। अब बजरंगी से बच्चन, देखो भैया, जगन कह रहा था कि तुम भरोसेमंद आदमी हो। इतना ही नहीं, उसने कहा कि तुम बड़े काम के हो। बात दरअसल ये है कि मैंने एक मिनिस्टर की पुंगी बजाई है। उसके बाद मैंने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें उस कंटेनर को छुपाया। तो अब तुम्हें फिर से उस रोड में गड्ढा खोदना है और उस कंटेनर को बड़े ध्यान से बाहर निकालना है। इसमें तुम भी हमारे पार्टनर हो भैया, क्या कहते हो?
भैया जो तुम कह रहे हो वो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर उस मिनिस्टर के आदमियों ने हमें पकड़ लिया तो समझो अपना राम नाम सत्य है। अरे भैया तुम ये सब टेंशन छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। कल तुम गांव के बाहर बीच रोड पर 5 नंबर मील के पत्थर के पास आ जाओ। अगले दिन बच्चन, जगन और बजरंगी मिलकर जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदने लगे। अब उस गड्ढे से एक बड़े कंटेनर को बाहर निकाला। अब उसे खींचकर बाहर निकालते वक्त उसमें छेद हो गया और उसमें से सोना, जेवर और पैसे बाहर गिरने लगे। इतना ही नहीं, सड़क के उस गड्ढे में भी कुछ जेवर रह गए। ये देखकर बच्चन, अरे यार बजरंगी तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये जो नीचे गिरे हैं जेवर, इन्हें कैसे निकालेंगे? ऊपर से इस कंटेनर को भी छेद कर दिया तुमने। अरे भैया मैं क्या करूं, इतने दिन गड्ढे में रहेंगे तो लोहे को तो जंग लगेगा ही। तभी अपने आदमियों के साथ वो भूतपूर्व मिनिस्टर वहां पहुंचा। अरे तुम लोग क्यों आपस में लड़ते हो? माल तो मेरा है, चिंता तो मुझे होनी चाहिए, हैं? थैंक्स बजरंगी, सही टाइम पर तुमने मुझे खबर भेजा। शाम को घर आकर पैसे ले जाना। क्यों कमीने, धोखेबाज, तुम्हारा भरोसा क्या, तो तुमने मुझे धोखा दे दिया। ऐसा कह रहा था कि तभी पुलिस की सायरन सुनाई दी। ये सुनकर मिनिस्टर, अरे चलो भागो यहाँ से, अगर पुलिस ने हमें यहाँ देख लिया तो उनको पता चल जाएगा कि ये माल अपना है। वैसे भी ये सरकार इस ताक में है कि कब मुझे पकड़े, इसकी खबर हम बाद में लेंगे। चलो अब यहाँ से, कहकर वहां से भाग गए। तभी एसआई वहां आया। ए बजरंगी, अब ये सारा माल दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। शाम को इसे विदेश भेजना है। सर विदेश क्यों? हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे आप? दादा मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं बजरंगी का छोटा भाई हूँ। बजरंगी ने जानबूझकर मिनिस्टर को खबर दी ताकि वो हमें ना ढूंढे। उसके बाद हमें ऐसे ही बनकर आने को कहा। मिनिस्टर तो यही सोचेगा कि उसका कंटेनर पुलिस के पास है, पर बात तो ये है कि ये कंटेनर अपने पास है। अरे बजरंगी तुम कुत्ती चीज हो। क्या बात है, क्या दिमाग है, वाह। तब बजरंगी, बच्चन और जगन मिलकर उस कंटेनर के पैसों को लेकर वहां से चले गए।